हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका केमकासी अमित क्लासेज में। आज आपका जो है क्लास टेंथ के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले इसके हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो पहले मैं ज़्यादातर क्या होता है कि जो किसी भी चैप्टर के नाम से ही ये पता चलता है कि हमको उस चैप्टर में किन चीज़ों का अध्ययन करना है, उसके बारे में काफ़ी हद तक हमें फीडबैक मिल जाती है। तो सबसे पहले हम रासायनिक अपक्रिया के बारे में आपको बताते हैं कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है तो उस पदार्थ के अणु का परमाणु विखंडित होकर के अलग अलग टूट जाते हैं और फिर अलग अलग टूटे हुए परमाणु पुनः संगठित होकर के नए अणु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की क्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। यानी कि जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करता है तो इन पदार्थों के अणु के परमाणु जो होते हैं विखंडित होते हैं, टूटते हैं और टूट करके एक तरह से बिखरने लगते हैं, और यही बाद में एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ पुनर्संगठित हो करके जब एक नए अणु का निर्माण करता है तो उसको हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जब हम जिंक मेटल ले लें या जिंक राड ले लें या जिंक छड़ ले लें, जिंक का चूड़ भी आता है। चूँकि आपको पता है कि किसी भी परमाणु या किसी भी अणु या किसी भी यौगिक का जो आवेश होता है वो सदैव शून्य होता है। तो चूँकि यह परमाणु के रूप में है यह धातु, तो इसका जो आवेश होगा वो शून्य होगा। और जब इस जिंक रूपी धातु को हम सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाएंगे जो एसिड के रूप में है, एक्वा रूप में है, और इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि जिंक जो है, चूँकि आपने पढ़ा भी होगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी जिंक प्रबल अपचायक है। जब हम जिंक को किसी दुर्बल अपचायक वाले क्षमता के साथ क्रिया कराते हैं तो प्रबल अपचायक वाले क्षमता वाला जो तत्व है वो अपने से दुर्बल वाले को विस्थापित करने का कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से जिंक जो है प्रबल अपचायक है। इसका मतलब है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जितना प्रबल अपचायक होगा या श्रेणी में जितना ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले के साथ जब भी क्रिया करेगा तो उसको विस्थापित करेगा। उदाहरण के तौर पे हम जैसे लोहे की चाकू को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालें तो बाद में हम क्या देखते हैं कि लोहे की चाकू पर एक भूरे रंग की परत बन जाती है, जिसका तात्पर्य ये है कि आयरन या लोहा विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर या तांबा से ऊपर होने के कारण आयरन रूपी चाकू कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है और कॉपर के जो आयन होते हैं वो लोहे की चाकू पर बैठ करके एक भूरे कलर का जो है लेयर बनाते हैं, जिसके कारण चाकू का रंग जो है हल्का ब्राउन कलर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक ऊपर होने के कारण हाइड्रोजन को जब भी इसके चूर्ण को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हैं तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को विस्थापित करता है और विस्थापित करके जिंक जो है आयनित हो जाता है। क्योंकि जब ये हाइड्रोजन इसमें से निकलता है तो यहाँ पर ये 2H के रूप में निकल जाता है और SO4 2- के रूप में, और यहाँ पर जिंक पे आपका जो चार्ज है 0 है। लेकिन जब ये एक्वा सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि ये एक्वा रूप में है, जब ये जिंक
सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो यह मूल अवस्था से निकल करके दो परमाणु का जो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह सल्फेट को डोनेट करके जिंक सल्फेट बनाता है। लेकिन ये एक्वा रूप में कब आता है? जिंक में आता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन आपका जो गैस के रूप में है वो मुक्त हो जाता है। इसका मतलब है कि जब भी कोई ऐसी धातु जो अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन से विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होंगे, उनके साथ जब भी आप क्रिया कराएंगे तो गैस के रूप में अम्ल से हाइड्रोजन सदैव मुक्त होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रबल अपचायक होने के कारण जिंक का जो है, जिंक के आवेश में बाएं से दाएं जाने पर वृद्धि होती है, जबकि हाइड्रोजन के आवेश में कमी होती है। इस प्रकार के क्रिया को हम रिडॉक्स अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच कंपेयर करोगे तो लेफ्ट साइड में आपका जिंक है जो सॉलिड रूप मेटल के रूप में है, जिसपे चार्ज 0 है। लेकिन यही जिंक जब SO4 के साथ क्रिया करता है तो चूंकि ये दोनों आयन जलीय रूप में होने के कारण यह भी जब इस आयन के साथ जुड़ेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, जिसके वजह से इस पे चार्ज +2 होगा। लेकिन यह +2 तब आएगा जब यह SO4 के साथ क्रिया करेगा, यानी जलीय रूप में, तो यह भी जलीय रूप में आ जाएगा और अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं दोनों ओर के आवेशों को। तो लेफ्ट साइड में जिंक परमाणु रूप में है, इसलिए आवेश इसका 0 है। लेकिन जब यह सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन को विस्थापित करके SO4 के साथ जुड़ता है तो ये भी आयनित हो जाता है। आयनित होने का कारण क्योंकि ये माइनस वाले के साथ क्रिया करता है, अतः ये धनावेश होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके 4s ऑर्बिटल में होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है SO4 को। इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जिंक आयन में कन्वर्ट होता है। तो जब किसी तत्व या समूह में लेफ्ट साइड से राइट जाने पर आवेश में यदि वृद्धि होती है तो यहाँ पर उसका ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे इसके आवेश में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे जिंक का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और दूसरा आप देखिए, दूसरे में आप देखिए H2 जो है आयन के रूप में है। तो कितने हाइड्रोजन है? 2 आयन। तो चूंकि यहाँ पे 2+ के रूप में है, लेकिन ये गैस के रूप में ना होकर के एक्वा रूप में है। यही 2 इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करेगा तो चूंकि ये ग्रहण करेगा तो ये मूल अवस्था में आ जाएगा अणु के रूप में, H2 के रूप में। तो आप कंपेयर करिए, यहाँ पे 2 का गुणा प्लस में करेंगे तो इस पे टोटल चार्ज 2+ होगा, जबकि यहाँ ये अणु के रूप में होने के कारण इसका जो आवेश है 0 होगा। तो दोनों के बीच कंपेयर करते हो लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे आवेश में कमी हो रही है, आवेश में कमी हो रही है। तो जिसके आवेश में बाएं से दाएं जाने पर कमी होती है उसका रिडक्शन होता है, यानी उसका अपचयन होता है। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण अपक्रिया, और हाइड्रोजन का जो है अपचयन अपक्रिया हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और हाइड्रोजन आयन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाइड्रोजन अणु में कन्वर्ट हुआ। तो इस तरह से ये मूल अवस्था में आता है, या इस समीकरण की तुलना आप इससे भी कर सकते हो। जिंक सॉलिड रूप में है जिसका आवेश 0 है, और यहाँ पर ऑलरेडी फिर आपका दूसरे में क्या है, 2H है, 2H+ है। इस साइड देखिए, फिर लेफ्ट साइड में आप दोनों के बीच कंपेयर करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और फिर एरो का निशान। फिर जिंक राइट साइड में, जिंक ऊपर देखिए, जिंक पे +2 चार्ज है जो कि एक्वा रूप में दिखाता है। और फिर उसके बाद जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, +2 इलेक्ट्रॉन, और फिर आपका नीचे जो है लेफ्ट साइड में H2 है। तो यहाँ पे बाएं साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है, दाएं साइड में ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके कट जाएंगे। तो जो लास्ट में आपको इक्वेशन मिलेगा, जिंक सॉलिड 0 और +2H आयन जो कि एक्वा रूप में है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, आपका बचा जिंक +2 आयन जो एक्वा रूप में है,
और उसके बाद आपका हाइड्रोजन मिला। तो इस तरीके से ये समीकरण आपका सॉल्व होता है रासायनिक अपक्रिया का। तो देखने से ही पता चल रहा है कि जिंक के आवेश में बाएं से दाएं में वृद्धि हो रही है 0 से 2 इलेक्ट्रॉनों की। यहाँ पे 0 से 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जबकि यहाँ पर जो है 2H प्लस से इलेक्ट्रॉनों में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसका मतलब है कि इस पे 2 प्लस है और यहाँ पे 0 है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। अतः यह 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, दोनों कट जाएंगे, जिससे आपका समीकरण संतुलित होगा। इस प्रकार से आपका रासायनिक अपक्रिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। सबसे पहले हमें ये जानना है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। किसी भी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से अपक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, इनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हमारा जो है वो है संतुलित समीकरण। पहला पार्ट है हमारा संतुलित समीकरण। दूसरा पार्ट है हमारा असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या होता है? संतुलित समीकरण का मतलब ये होता है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के बाएं पक्ष तथा दाएं पक्ष में तत्वों के परमाणुओं की संख्या जब दोनों तरफ बराबर होती है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को संतुलित समीकरण कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो हमारा लेफ्ट साइड में अभिकारक है और उस अभिकारक का आपस में संयोग करके नए प्रतिफल या नए उत्पाद का जो निर्माण करते हैं, उसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अभिकारकों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या तथा राइट हैंड साइड में उत्पादों की संख्या में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या जब बराबर होते हैं, तो इस प्रकार के समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की क्रिया क्लोरीन गैस से कराई, यानी हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस में आप जब प्रवाहित करते हो तो आपका जो कंपाउंड बनता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है गैसीय रूप में। तो आप ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। यहाँ पे आप दोनों को आप अभिकारक कहते हो। ये हमारे अभिकारक हैं जो अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं और ये हमारे उत्पाद हैं। तो यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन तत्व के परमाणुओं की संख्या जो 2 है, जबकि राइट हैंड साइड में भी इसकी संख्या 2 है, यानी हाइड्रोजन हमारा संतुलित है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या है 2 है और राइट हैंड साइड में भी क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 2 है, जिसका मतलब ये है कि हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष संतुलित है। अतः यह हमारा संतुलित समीकरण है। जबकि असंतुलित समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें समीकरण के बाएं पक्ष के जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या तथा समीकरण के दाएं पक्ष के जो तत्वों के परमाणुओं की संख्या है वो समान न हो, तो ऐसे समीकरण को हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप जो है हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस में प्रवाहित कर दीजिए, तो इससे जो कंपाउंड आपका बनेगा वो H2O बनेगा, जल बनेगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है। लेकिन जब आप दोनों पक्षों को कंपेयर करते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो यहाँ पर देखते हो कि बाएं साइड में H2 अणु में 2 परमाणु हैं हाइड्रोजन के और राइट हैंड साइड में भी यौगिक में H2 के 2 परमाणु हैं। अतः हाइड्रोजन हमारा संतुलित है। लेकिन बाएं साइड में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन दाएं साइड में ऑक्सीजन के 1 ही परमाणु है। अतः यह समीकरण आपका संतुलित नहीं है। इस प्रकार की क्रिया आपका असंतुलित समीकरण कहलाता है। अब मैं आपको ढांचागत समीकरण के बारे में बताता हूँ
जिसको आप स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हो, ढांचागत समीकरण। इसको आप स्केलेटन इक्वेशन के नाम से भी जानते हो, स्केलेटन इक्वेशन। इसमें क्या होता है कि आप कुल मिलाकर के समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई भी अपक्रिया दिया, तो उस अपक्रिया को आप कैसे संतुलित करोगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर N2 है प्लस H2 है, दोनों गैसीय स्टेज में हैं, और आपने इसकी क्रिया कराई और यहाँ पर आपका अमोनिया बना उत्पाद के रूप में। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और देखने पर समीकरण आपका असंतुलित लग रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन अणु में परमाणुओं की संख्या 2 है, लेकिन राइट साइड में नाइट्रोजन की परमाणुओं की संख्या 1 है, अतः यह समीकरण संतुलित नहीं है। तो ऐसे समीकरण को हमें संतुलित करना है, तो पहले क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए दोनों पक्षों को हम उचित संख्या से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर बाएं पक्ष में नाइट्रोजन की संख्या 2 है, जबकि दाएं पक्ष में नाइट्रोजन की संख्या 1 है, अतः दाईं ओर के नाइट्रोजन की संख्या को संतुलित करने के लिए दाईं ओर हम 2 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसको हम इस तरह से करते हैं, N2 प्लस H2। अब चूंकि आप 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2NH3। अब यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन तो संतुलित है, लेकिन हमारा हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या संतुलित नहीं है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना। यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा बैलेंस है, लेकिन हमारा हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन की यूनिटों की संख्या यहाँ पे 2 है, जबकि इसमें 6 है। अतः बाएं साइड में भी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को 6 करने के लिए 3 से हम क्या करते हैं, गुणांक करते हैं। तो यहाँ पर बाएं पक्ष में जब आप 3 से गुणा करोगे तो इसमें भी आपके परमाणुओं की संख्या जो है 6 हो जाएगी, और आपका जो समीकरण बनेगा 2NH3, आपका दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए आपका नाइट्रोजन भी बैलेंस है, और आप हाइड्रोजन को भी देखिए बैलेंस है आपका। तो यहाँ पे 2 की संख्या, दोनों की 2 यूनिट है, इसकी भी 2 यूनिट है और इसकी भी 2 यूनिट है, जबकि यहाँ पर आप देखते हो कि इसकी भी संख्या 6 है और इसकी भी संख्या, यानी हाइड्रोजन की संख्या 6 है और इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 6 है यहाँ पे, यानी ये बैलेंस है। अतः ये हमारा इक्वेशन बैलेंस है। आगे आपको अगला वीडियो प्रोवाइड करेंगे। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।